अच्छा जी, आगे हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 14। ये रीजनिंग वाले क्वेश्चन बेटा बात समझनी है आपने सब ने गौर करके। एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद रीजन। पहला, इवेपरेशन काजेज कूलिंग। इवेपरेशन कूलिंग काज करती है, कैसे करती है? हमने पढ़ा था कि इवेपरेशन, पहले बात पता होती क्या है कि लिक्विड के अंदर से हाई एनर्जी मॉलिक्यूल का स्केप कर जाना। हमने अभी बात की थी कि जब इवेपरेशन होती है तो लिक्विड के अंदर से जितने भी हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, ऐसी बात है ना। जब वो बाहर निकल जाए तो फिर लिक्विड तो हमारे पास ठंडा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर से हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल स्केप कर गई। जब लिक्विड ठंडा होगा तो फिर सराउंडिंग से हीट लिक्विड के अंदर चली जाती है। जब सराउंडिंग से हीट लिक्विड में जाएगी तो फिर सराउंडिंग ठंडी हो जाएगी। इस तरीके से जो होता है ना इवेपरेशन का प्रोसेस, वो कूलिंग काज करता है, हमने डिस्कस किया हुआ। ठीक है। सेकंड वन, इवेपरेशन टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक। क्यों, ऐसा क्यों होता है? मैं पहले बात करता हूँ हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर पर जब आप किसी लिक्विड को दिया, आपने हाई टेम्परेचर दिया, तो उसके मॉलिक्यूल को आपने एनर्जी दी, एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे, सरफेस को फाड़ के बाहर निकल जाएंगे, दैट इज इवेपरेशन। ठीक है। लेकिन लो एनर्जी पे क्या होता है? जब लो एनर्जी है या लो टेम्परेचर है, तो लो टेम्परेचर पर ऐसा तो नहीं है कि सब मॉलिक्यूल की एनर्जी लो होगी। उसमें चंद एक मॉलिक्यूल तो होंगे ना जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी कि वो सरफेस पे कोलाइड करते 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 एटमॉस्फेयर की तरफ निकल जाए। तो कहते हैं कि लो टेम्परेचर पर भी ऐसा नहीं होता कि सब मॉलिक्यूल, अगर वो लिक्विड है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सबके पास नहीं, चलो अगर बिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल है तो 10-15 के पास लेट्स सपोज हाई एनर्जी है। जब उनके पास हाई एनर्जी होगी तो वो आपस में कोलाइड करेंगे, एनर्जी आगे ट्रांसफर करते जाएंगे। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि एक मॉलिक्यूल उस सरफेस को फाड़ेगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है ये हाई टेम्परेचर पर होता ही रहता है, क्योंकि मॉलिक्यूल के पास एनर्जी होती है कुछ ना कुछ वहाँ से। वो थर्मल क्या कहते हैं, सराउंडिंग से भी कुछ ना कुछ ले लेते हैं। ये होता रहता है, ये रुकेगा नहीं। थर्ड वन, बॉइलिंग नीड्स अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। बिल्कुल ठीक है। होता क्या है बॉइलिंग पे, हम जब एक लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड पहले उसके मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है। लेकिन जब बॉइलिंग पॉइंट आता है किसी चीज़ का, तो हम लोग जानते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, लेट्स से वाटर है, वाटर को जब आपने 100 डिग्री सेल्सियस दिया है टेम्परेचर, तो उस दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर वाटर के मॉलिक्यूल के पास हमने बात की थी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। अगर आप उसको फर्दर एनर्जी दोगे ना, तो वो एनर्जी यूज़ होगी मॉलिक्यूल की वाटर की इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तोड़ने के लिए। तो जब आप एनर्जी दोगे तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस टूटेंगे और पानी बॉयल करेगा, पानी इवेपरेट करेगा, वहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे आपने हीट रोक दी, उसको फर्दर एनर्जी मिलना बंद होगी तो पानी ने बॉयल होना बंद हो जाना है। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो एनर्जी देते हैं वही एनर्जी यूज़ होती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को तोड़कर मॉलिक्यूल्स को वहाँ से निकालने के लिए। तो जब आपने बॉइलिंग के ऊपर जाकर आपने चूल्हा बंद कर दिया, तो आप देखते हो कि पानी के अंदर बबल बनना बंद हो जाते हैं। यही वजह होती है कि पानी के अंदर मॉलिक्यूल्स टूट कर इवेपरेट होना बंद हो जाते हैं। इसी वजह हम कहते हैं कि बॉइलिंग नीड्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ हीट। जब तक हीट करते रहोगे वो चीज़ बॉयल करेगी, तब तक उसकी इंटरनल टूटती रहेगी। ठीक है, आगे फोर्थ वन, अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल। ये जो अर्थनवेयर मतलब मिट्टी के बने जो बर्तन होते हैं, ये पानी को ठंडा रखते हैं। ऐसा क्यों होता है? पानी के जो बर्तन होते हैं ना बेटा, उनमें पोर्स होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उन स्मॉल पोर्स की मदद से बाहर निकल जाते हैं। मतलब हाई एनर्जी के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो उन पोर्स से बाहर निकल जाते हैं। पीछे क्या बच जाता है हमारे पास? लो एनर्जी के मॉलिक्यूल। तो लो एनर्जी मॉलिक्यूल जहाँ पर होंगे डेफिनेटली वो ठंडी काज करेंगे वहाँ पे। बात पहले पड़ गई कि हाई एनर्जी के मॉलिक्यूल उन पोर से बाहर निकल जाते हैं, पीछे हमारे पास लो एनर्जी मॉलिक्यूल बच जाते हैं, हम बोलते हैं कि पानी ठंडा हो गया। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास पाँचवा जी, वन फील सेंस ऑफ कूलिंग अंडर द फैन आफ्टर बाथ। मतलब जब आप नहाने के बाद पानी पंखे के नीचे बैठते हो तो आपको ठंडक महसूस होती है। ऐसा क्यों? जब आप बेटा बैठते हो ना पंखे के नीचे नहाने के बाद, आपकी बॉडी पर ऐसा नहीं कि टॉवल के जरिए बॉडी साफ़ कर दी, फिर ऐसा नहीं। पानी के कुछ ड्रॉप्स, चलो साफ़ कर भी तो पानी मॉइस्चर आपकी बॉडी में होता है। तो जब आप पंखे के नीचे बैठते हो ना, तो जो आपकी बॉडी पे वाटर के ड्रॉप्स होते हैं, ड्रॉप हैं, लिक्विड है, उसमें तो इवेपोरेट होना ही होना है। जब आप फ़ैन के नीचे बैठते हो ना, तो वो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होता है वो फास्ट हो जाता है। फास्ट होगा तो जब इवेपोरेशन होगी तो वो पानी के मॉलिक्यूल को आपकी बॉडी से इवेपोरेट होना है, तो उसको एनर्जी चाहिए, तो वो आपकी बॉडी से एनर्जी लेता है और वहाँ से इवेपोरेट कर जाता है। तो आपकी बॉडी से जब एनर्जी जाएगी तो आपको फिर वहाँ पे ठंडक का एहसास होगा। इस वजह से जब आप पानी नहाने के बाद पंखे के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है वहाँ, क्योंकि इवेपोरेशन की वजह से मॉलिक्यूल आपकी बॉडी से एनर्जी लेकर जाते हैं। ठीक है। अच्छा, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज वेसल एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। हमने ये वही वेपर प्रेशर की बात है
डायनेमिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन अ क्लोज वेसल एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये जो बेटा वेपर प्रेशर नहीं है, ये उसी की बात कर रहे हैं कि जब आपने वेसल को क्लोज कर दिया है तो उसके अंदर कुछ वेपर्स बनेंगे, वो वेपर बाहर तो जा सकते नहीं है। अब वो वेसल के अंदर जो एम्प्टी स्पेस है वहाँ पर रहेंगे, तो फिर वेपर बनते रहेंगे बनते रहेंगे बनते रहेंगे, जो वेपर है दोबारा कंडेंस होते रहेंगे। तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे कंडेंसेशन और इवेपोरेशन दोनों बराबर हो जाएंगे। तो उस वक्त जो वो वेपर डालेंगे प्रेशर, हम उसको बोलते थे वेपर प्रेशर। ये वही बात कर। तो हम इसी चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। आपने यहाँ पर बस इवेपोरेशन को एक्सप्लेन करना है कि हाँ, जो इवेपोरेशन होती है वो इक्विलिब्रियम में आ जाती होती है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, सही कि वहाँ पर कंडेंसेशन इवेपोरेशन दोनों सेम हो जाती हैं, ऐसा हो जाता है। ठीक है। अच्छा, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट एट मरी हिल्स एंड एट माउंट एवरेस्ट। तो बिल्कुल ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस दैट डिपेंड अपॉन एक्सटर्नल प्रेशर। अब मरी के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर हमारे पास आई थिंक तो 700 हो जाता है, 700 हो जाता है, उससे 760 से कम हो जाता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो फिर पानी जल्दी बॉयल हो जाएगा, ऑलमोस्ट 98 पे आई थिंक से बॉयल हो जाता है। लेकिन माउंट एवरेस्ट पे तो वो बहुत कम हो जाता है। माउंट एवरेस्ट पे पानी जो है वो 69 पे बॉयल हो जाता है। क्यों? क्योंकि माउंट एवरेस्ट पे जो प्रेशर है एक्सटर्नल वो और कम हो जाता है। हम सिंपल कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द एक्सटर्नल प्रेशर। एट मरी हिल्स द एक्सटर्नल प्रेशर इज़ वेरी लो देन एट सी लेवल, सो वाटर बॉयल्स एट 98 डिग्री सेल्सियस। वहाँ पे वैल्यूज हमने पढ़ी थी बेटा, मुझे भी क्लियर माइंड में नहीं है, इसी चैप्टर में पढ़ी हुई है हमने। वेपर प्रेशर में आप पढ़ोगे, देखोगे इसको, तो सॉरी बॉइलिंग पॉइंट देखोगे आप लोग। और माउंट एवरेस्ट पे एक्सटर्नल प्रेशर इंतहाई कम हो जाता है। जब इंतहाई कम हो जाएगा तो वो पानी जो है जल्दी बॉयल हो जाएगा। सिंपल आंसर ये है कि द एक्सटर्नल प्रेशर एट माउंट एवरेस्ट इज़ वेरी लो एज़ कम्पेयर टू मरी हिल्स, सो वाटर बॉयल्स एट वेरी लो टेम्परेचर एट माउंट एवरेस्ट एज़ कम्पेयर टू मरी हिल्स। आप ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा जी, वैक्यूम डिस्टिलेशन कैन बी यूज टू अवॉइड डिकम्पोजिशन ऑफ सेंसिटिव लिक्विड। बिल्कुल ठीक। अगर आपको याद हो तो हमने ग्लिसरीन का पढ़ा था कि ग्लिसरीन 290 पे बॉयल भी होती है, 290 पे वो डिकम्पोज भी हो जाती है। तो फिर उसको कैसे सेपरेट किया जाए? तो हमने कहा था कि अगर वैक्यूम डिस्टिलेशन की जाए, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर को कम कर दिया जाए, तो फिर वो जल्दी बॉयल हो जाएगी। तो हमने कहा था कि हाँ, वैक्यूम डिस्टिलेशन जो होती है वो कुछ मटेरियल को डिस्टिल करने में हेल्प करती होती है जो सेंसिटिव होती है। तो जब हमने उसको प्रेशर डिक्रीज़ कर दिया था, 760 से ब्लो कर दिया था, तो फिर वो 290 पे वो डिकम्पोज भी होती थी, 290 पे बॉयल भी होती थी। जब हमने उसका एक्सटर्नल प्रेशर बहुत कम कर दिया था तो आई थिंक सो वो 250 पे बॉयल हो जाती थी। ठीक है। तो ये हमने पढ़ा था कि एट वैक्यूम मतलब लो प्रेशर, तो लो प्रेशर पे चीज़ें जल्दी बॉयल हो जाती हैं, तो फिर हम लोग उन चीज़ों को जल्दी से डिस्टिल कर सकते हैं। अच्छा, आगे ये बात समझ में आ गई अब लोगों को? ना आई तो मुझे कल आप मैसेज कर दीजिए कि मैं को दोबारा रिपीट कर दूँगा। सिंपल है कि हमने पढ़ी है ये बात, जो हमने ग्लिसरीन में पढ़ी थी, ग्लिसरीन में बॉइलिंग पॉइंट के टॉपिक हमने पढ़ी थी, ये बिल्कुल वही बात है। अच्छा, नाइन्थ, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ अ सब्सटेंस इज ग्रेटर देन हीट ऑफ वेपराइजेशन। सब्लिमेशन ज़्यादा होती है हमेशा वेपराइजेशन से किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के लिए। तो पहले बताओ सब्लिमेशन क्या होती है, देन वेपराइजेशन। सब्लिमेशन इज सिंपली सॉलिड से गैस में जाना, और वेपराइजेशन लिक्विड से गैस में जाना। तो देखो, लिक्विड में इंटरमोलकुलर फोर्सेस कम होती हैं। हमने एक बात पढ़ी है ना कि डेल एच एस इज़ ग्रेटर देन डेल एच वी, ऐसी बात है ना कि सब्लिमेशन में आप लोग सॉलिड से गैस में जा रहे होते हो, वेपराइजेशन से आप लोग लिक्विड से गैस में जा रहे होते हो। लिक्विड में तो इंटरमोलकुलर फोर्सेस काफ़ी कमज़ोर होती हैं एज़ कम्पेयर टू सॉलिड। तो सॉलिड से गैस में जाना मतलब आपको स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर फोर्सेस, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्सेस से बिल्कुल ज़ीरो करनी है ना। गैसेज में फोर्सेस नहीं होती इंटरमोलकुलर फोर्सेस, लेकिन लिक्विड में आप लोगों को माइल्ड इंटरमोलकुलर फोर्सेस से गैसेस में जाना होता है, नो फोर्स में जाना होता है। तो डेफिनेटली क्लियर है बातों से। अगर आपको सब्लिमेशन पता है, वेपराइजेशन पता है, तो आप लोग इस चीज़ को आसानी से डिफाइन कर सकते हो कि हाँ, कि अगर वेपराइजेशन सिंपली वेपराइजेशन में हमें कम हीट चाहिए होती है एज़ कम्पेयर टू सब्लिमेशन। क्यों? क्योंकि वेपराइजेशन में हम लोग लिक्विड से गैस में जा रहे होते हैं, लो इंटरमोलकुलर फोर्सेस से नो इंटरमोलकुलर फोर्सेस में जा रहे होते हैं। लेकिन सब्लिमेशन में हम लोग बिल्कुल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलकुलर फोर्स से बिल्कुल जीरो में जा रहे हैं, इसलिए हमें वहाँ पे ज़्यादा हीट दरकार होती है, नीड होती है। हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ आयोडीन इज़ वेरी हाई। आयोडीन की जो सब्लिमेशन ऑफ हीट है वो काफ़ी हाई होती है। उसकी क्या रीज़न है? सिंपल बेटा, उसकी एक ही रीज़न है कि आयोडीन बहुत बड़ा मालिक्यूल है। मैंने बात की ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जब वो बहुत बड़ा मालिक्यूल है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी भी बड़ी आसानी से हो जाती है, मतलब बहुत जल्दी पोल्स बन जाते हैं। जल्दी पोल्स बनेंगे तो उसके अंदर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस भी स्ट्रॉन्ग होंगी, फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी तो
कि जो सब्लिमेशन फोर्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमें फिर ज़्यादा हीट चाहिए होगी उसको सब्लाइम करने में, उसको वेपराइज करने में। ठीक हो गया, ये था हमारे पास लिक्विड का। अगले लेक्चर में आप लोगों को मैं फिर सॉलिड के बारे में बताता हूँ। अल्लाह हाफिज़।